हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मौजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को, जो है परिसंचरण या इंग्लिश में उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। यहाँ पर तो जान लेते हैं सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन आपका 3 पार्ट्स में होता है, ब्लड, वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड जिसको हिंदी में रक्त बोलते हैं, वाहिनी यानी कि वेसल्स, हार्ट यानी कि हृदय। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ब्लड यानी कि रक्त। तो परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन हमारी बॉडी में एक ऐसा तंत्र है जिससे हमारी बॉडी के सारे तंत्र जुड़े हुए हैं और ये बॉडी में किसे कहाँ पहुँचाना है ये पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, तो जो सर्कुलेशन की क्रिया है वो क्या करती है, हमारी बॉडी में एक तंत्र की तरह है जिससे सभी तंत्र जुड़े हुए हैं। मतलब यकृत भी उससे जुड़ा हुआ है, वो बाकी जो भी हमारी बॉडी के तंत्र हैं वो सारे सर्कुलेशन से जुड़े हुए हैं और ये है सर्कुलेशन। अब ये तय करेगा कि इसको कितना देना है, इसको क्या देना है, इसको कैसे देना है, इसको कितना देना है, इसको कितना देना है। ये बॉडी में किसे कहाँ पहुँचाना है ये पहुँचाने का काम करता है। ये कहलाता है सर्कुलेशन या हिंदी में परिसंचरण। अब यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो होता है वो फ्लूइड अवस्था में यानी तरल अवस्था में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। एंड ये होता है तरल संयोजित ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी में एक और कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजित ऊतक है जिसका निर्माण भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है, यानी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। उसका नाम है लसिका। ठीक है, लसिका जो होती है उसका निर्माण भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है और ये भी एक तरल संयोजित ऊतक है जिसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। आगे आ जाते हैं तो ब्लड की पीएच वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो ब्लड की पीएच वैल्यू 7.2 से लेकर के 7.4 तक होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होता है हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि मैंने पीएच स्केल में आपको बताया था 0 से 14 तक की जो भी वैल्यू होती है, 7 उसमें न्यूट्रल होता है। अगर 0 से 7 तक की बीच की वैल्यूज़ की बात की जाए तो वो होती है आपकी एसिडिक और ये वाली क्या होती हैं आपकी क्षारीय। 7 न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, लेकिन उसके बाद की जितनी वैल्यू हैं वो इस क्रम में बढ़ती चली जाती हैं और अधिक क्षारीय होती चली जाती हैं। यहाँ पर इस क्रम में बढ़ते हैं, एसिडिक होते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 7.2 यानी 7 से ज़्यादा है 7.4, इसका मतलब ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, अगर ब्लड के टेस्ट की बात की जाए तो ये सॉल्टी टेस्ट में होता है, नमकीन होता है यानी कि लवणीय होता है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्षारीय सुनते ही आपके मन में आएगा, क्योंकि क्षार का जो स्वाद होता है वो तो बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है, बट यहाँ पर ब्लड का जो टेस्ट है वो आपका सॉल्टी है यानी लवणीय है। ठीक है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भस्म यानी कि बेस और क्षार यानी कि एल्कली में क्या अंतर है। तो जो भी भस्म को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। जो भी बेस जो होते हैं वो जल में घुलनशील हो जाते हैं, वो आपके एल्कली हो जाएंगे। एल्कली मतलब क्षार हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी एल्कली हैं वो आपके बेस हैं, बट सारे बेसिस ज़रूरी नहीं है कि वो एल्कली हों। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कशन कर चुके हैं जो कि हमने केमिस्ट्री में की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड का निर्माण लंबी यानी कि लॉन्ग बोन्स अस्थियों में होता है और जिनके अंदर अस्थि मज्जा बोन मैरो पाया जाता है। हर हड्डी में बोन मैरो नहीं पाया जाता, सभी बोन्स में बोन मैरो नहीं पाया जाता। किस किस में बोन मैरो पाया जाता है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बोन मैरो केवल मैमल्स स्तनधारियों में ही मिलती है एक तो, और सभी लॉन्ग बोन्स के बीच में जो खाली जगह होती है वही अस्थि मज्जा कहलाती है। यानी कि जो लंबी हड्डियां होती हैं इस तरीके की होती हैं, उनके बीच में यहाँ कहीं पर एक स्पेस
स्पेस होता है, यानी कि ये खाली जगह होती है, वही आपकी बोन मैरो कहलाती है। बोन मैरो और हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। इसको भी डायग्राम को आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ एक बोन है और उस बोन के अंदर एक खाली जगह है, यानी स्पेस है, और वो ही जो होता है उसके बीच में ही आपकी अस्थि मज्जा होती है, अस्थियों में होता है। और बोन लॉन्ग बोन्स के बीच में जो खाली जगह होती है वही अस्थि मज्जा होता है। ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो रक्त एक प्रकार का कोलाइड विलयन है, यानी कि इंग्लिश में कोलाइडल सॉल्यूशन है। रक्त क्या है? रक्त आपका है कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको याद रखना है। रक्त दो पार्ट से होते हैं, दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल्स। प्लाज्मा जो होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेल्स को आप जानते हैं कोशिका कहते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं। और रक्त में कितना से कितने परसेंट तक प्लाज्मा पाया जाता है? तो 55 से 60% तक प्लाज्मा पाया जाता है। और सेल्स यानी कोशिका की बात की जाए तो 40 से 45% तक रक्त के अंदर कोशिका या सेल्स पाई जाती हैं। कोशिकाओं के बारे में कौन कौन सी कोशिकाएं एक्चुअली पाई जाती हैं? तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका। अब कणिका और कोशिका एक दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, यहाँ पर कोशिका है। और प्लेटलेट्स, पट्टिकारू हिंदी में बोलते हैं प्लेटलेट्स को। आपने प्लेटलेट्स सुना होगा, जब भी किसी मनुष्य को डेंगू हो जाता है तो बोला जाता है कि उसकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ उसके अंदर ब्लड कम हो रहा है, जिससे कि उसके लिए खतरनाक है वो। वही प्लेटलेट्स हैं, पट्टिकारू इसको बोलते हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है प्लेटलेट्स को। यहाँ पर देख लेते हैं, हर 600 आरबीसी के बीच एक डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट्स मिलती हैं। यानी इन तीनों का रेशो क्या है? ये है 601 और 40 का है। हर 600 आरबीसी, ये रहा आरबीसी, ठीक है, के बीच में, यानी आरबीसी के बीच में मिलती हैं ये। एक डब्ल्यूबीसी मिलती है और 40 प्लेटलेट्स मिलती हैं। ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको भी नोट करते चलिएगा कि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, जो कि 55 से 60% तक ब्लड में उसकी मात्रा पाई जाती है, उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। 4.5 से लेकर के 5 लीटर ब्लड एवरेज पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी में एवरेज ब्लड की मात्रा कितनी है? 4.5 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक। और ब्लड का तरल या लिक्विड जो पार्ट होता है वही प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा क्या होता है? मन में क्वेश्चन बनता ही है। तो प्लाज्मा ब्लड का जो तरल या लिक्विड पार्ट होता है, उसका तरल भाग फ्लूइड पार्ट जो होता है वही प्लाज्मा कहलाता है। और जो प्लाज्मा होता है ना, उसका असली कलर येलोइश होता है, यानी कि वो हल्का पीले रंग का होता है। तो प्लाज्मे का जो रंग होता है वो हल्का पीला रंग होता है। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर रेड कलर अगर ऑप्शन में दे दिया और किसी ने इस चीज़ को सही से नहीं समझा होगा तो आंसर लगाने के चांसेस रहते हैं। तो प्लाज्मा का जो असली रंग होता है वो होता है हल्का पीला रंग, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्टिकल होता है यही आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर आरबीसी पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं ये सब आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकारू। इनके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, जिसके कारण रक्त का जो रंग है वो लाल हो जाता है, प्लाज्मा का रंग जो है वो लाल हो जाता है। यानी किसके कारण होता है रंग लाल? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। होता क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है। प्लाज्मा के अंदर सभी चीज़ें निलंबित या डिसॉल्व हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें खनिज वगैरह जो हैं उसके अंदर निलंबित है, यानी मौजूद हैं, घुली हुई हैं, जो तैर रही हैं, ठीक है।
और जो तैर रही हैं उसके ऊपर ऐसे 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 करके प्लाज्मा के अंदर, वो आपकी कोशिकाएं हैं, बाकी सब उसमें डिसॉल्व है। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। यदि ये सेल्स को प्लाज्मा से निकाल लिया जाए तो ये रेड कलर का नहीं बल्कि हल्के पीले रंग का मिलेगा। सेल्स के कारण ही रक्त या प्लाज्मा का कलर रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? जो ये कोशिकाएं प्लाज्मा के अंदर हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं, इन्हीं के कारण जो है प्लाज्मा का कलर रेड होता है। अगर इनको प्लाज्मा के अंदर से निकाल लिया जाएगा तो वहाँ पर प्लाज्मा का जो कलर मिलेगा वो हल्के पीले रंग का मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी हड्डी में रक्त का निर्माण होगा? मतलब वो डायरेक्ट आपसे ही नहीं पूछेगा कि अस्थि मज्जा किस में पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर एक चीज़ आपको बताई थी, ऊपर आ जाते हैं। कहाँ पर? ब्लड का निर्माण लंबी अस्थियों में, लॉन्ग बोन्स में होता है, जिनमें अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो ऐसे सीटेट में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो किया जाता है। यहाँ पर कहाँ गया? ये रहा। कौन सी हड्डी में रक्त का निर्माण होगा? तो इसने बोन्स दे दी यहाँ पर। पहला दिया जानविक, पटेला, कपाल, स्टेप्स और फीमर। जानविक होती है, ये आपके घुटने में पाई जाती है, ठीक है, घुटने में पाई जाती है, वो हड्डी होती है। और स्टेप्स की बात की जाए तो ये कान की हड्डी होती है, ठीक है। कपाल की बात की जाए तो ये आपके मस्तिष्क का जो कपाल है वही कपाल है। फीमर की बात की जाए तो ये जांघ की हड्डी होती है। अब आप खुद इसमें से थोड़ी देर सोच करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ब्लड का निर्माण किस हड्डी में हो सकता है, किस बोन में हो सकता है। तो ब्लड का निर्माण अभी हमने ऊपर क्योंकि पढ़ा, उन बोन्स में होता है जिनमें अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो पाया जाता है। और बोन मैरो किस में पाया जाता है? तो सभी लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। अब इनमें से लॉन्ग बोन कौन सी है? फीमर। फीमर आपकी लॉन्ग बोन है, तो इसका मतलब रक्त का निर्माण उसी में होगा। ब्लड का निर्माण लंबी हड्डियों में होता है जिसमें अस्थि मज्जा पाया जाता है। जानविक या पटेला घुटने की हड्डी है, स्टेप्स कान की हड्डी है तथा कपाल एक चपटी हड्डी है। फीमर जांघ की लंबी हड्डी है और बॉडी की सबसे लंबी हड्डी भी है। इससे हमें एक बात और पता चलती है कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर है। अब आ जाते हैं, रक्त के प्लाज्मा की मात्रा होती है। तो रक्त में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा 30%, 40%, 55% एंड 75%। तो वहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 55%। अब यहाँ पर हम जो एक डिस्कशन कर रहे थे, रेड ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? तो केंद्रक का अंतर होता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और लाल रक्त के कोशिकाएं अकेंद्रक होती हैं, यानी उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जितने भी मैमल्स होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं, उनमें रेड ब्लड कॉर्पसल्स पाया जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। इन अदर्स में आपका लाल रक्त कोशिका पाई जाती हैं। इसको पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जो कि अदर जीवों में केंद्रक पाया जाता है, जो कि अदर जीवों में पाया जाता है। और रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं यानी मैमल्स में पाई जाती हैं, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जो कि अदर जीवों में नहीं पाया जाता है यहाँ पर। और इसकी जगह HB यानी हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन था जिसके कारण ही प्लाज्मा का कलर जो था वो लाल हो गया था, वो पाया जाता है, ठीक है। इसकी जगह पर, केंद्रक की जगह पर यहाँ एक चीज़ क्या थी कि लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, जो कि अदर जीवों में भी पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अपवाद की बात की जाए तो लामा और ऊंट में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ये आपके स्तनधारी हैं,
यानी कि ये आपके मैमल्स हैं और इसके बाद भी इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, इसलिए अपवाद में लिखी गई हैं। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी जो प्लाज्मा के अंदर निलंबित होती हैं, तो उनमें से खनिज यानी कि मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, शुगर होती है, फैट होती है, गैसेस होती हैं, बफर्स होते हैं, प्रतिजामन होते हैं और जल व अन्य भी आपके होते हैं। प्रोटीन जो होता है 7 से 9% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। वे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रतिरोधक एंटीबॉडीज़ होता है, और आपका होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और एक और होता है आपका गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये आपके प्रोटीन्स के कुछ नाम थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, ये जो होते हैं दो ऐसे प्रोटीन हैं, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि आपकी क्लॉटिंग जमाने वाले प्रोटीन कहलाते हैं, यानी कि थक्का जमाने वाले प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। बफर क्या होता है? तो बफर किसी भी चीज़ के पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, बफर का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ के पीएच वैल्यू को जो है मेंटेन करने का काम होता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में 92% तक वाटर होता है और प्लाज्मा में सबसे कम मात्रा लवण की होती है। प्रतिजामन एंटीकोगुलेंट ये पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कि शर्करा से बने होते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को बॉडी के अंदर जमने से रोकते हैं। इसीलिए क्योंकि आपने एक चीज़ आपके मन में आई होगी कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, तो जब हमारी चोट लग जाती है तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हमारी रक्त का थक्का खुद ही जम जाता है, जो कि जमना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ब्लड बहता रहेगा। तो वो किस लिए होता है? जब हवा के संपर्क में हमारा आता है ब्लड या वो जख्म, तो वहाँ पर एक थक्का जम जाता है। लेकिन क्या मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नहीं पाई जाती? तो बिल्कुल पाई जाती है। मनुष्य के शरीर के अंदर भी तो वायु पाई जाती है, तो क्या उसके अंदर जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी? तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है वे पदार्थ होते हैं जो कि शर्करा से बने होते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को बॉडी के अंदर जमने से रोक देते हैं, यानी ये आपके प्रतिजामन करते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। ये लास्ट पॉइंट था आज की क्लास का। क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला मेरा कोई नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ में केमिस्ट्री की क्लासेस भी हमारी लगातार चल रही हैं। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ कवर करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रह जाने वाला है यहाँ से, अगर आप ठीक से चीज़ों को समझ के गए हैं। साथ ही में हम रिवीजन भी करते चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।